हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये हमारे MHI 111 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि आपके जून सेशन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपने MA हिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स या फिर गेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो गेस्ट पेपर है जिसके अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे उसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे आपको सैक्रेड स्पेसेस को डिस्क्राइब करना है कि सैक्रेड सिटी स्पेसेस क्या होते हैं। साथ ही साथ आपको अजमेर या बनारस का एग्जाम्पल लेकर ये चीज़ को डिस्क्राइब करना है या फिर पंढरपुर। तो अजमेर, बनारस अथवा पंढरपुर में से किसी एक के संदर्भ में पवित्र नगर स्थानों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो सैक्रेड सिटी स्पेसेस आपके वो अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रिलीजियस बिलीफ, रिचुअल, पिलग्रिमेज और वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो हमें सैक्रेड देखने के लिए मिलती है। मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो संरचना है वो इन्हीं सारी चीज़ों के आसपास घूम रही होती है। तो ऐसी सिटीज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाती हैं फेथ का, कल्चर का और सोशल लाइफ का। अगर हम बनारस का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि एक सैक्रेड सिटी के अंतर्गत आता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो पवित्र नगर स्थान वे शहरी क्षेत्र हैं जिनकी पहचान और संरचना धार्मिक मान्यताओं, अनुष्ठानों, तीर्थ यात्राओं तथा पवित्र भूगोल से निर्मित होती है। ऐसे नगर आस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो बन जाते हैं। तो वाराणसी, काशी, बनारस ये पवित्र नगर स्थान है और इनका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। बनारस को एक सैक्रेड सिटी स्पेस कहा जाता है क्योंकि इसका जो भूगोल है वो पवित्र है। यहाँ पे जो रिवर गंगा है उसको हिंदू धर्म में होली रिवर माना जाता है और यहाँ पे माना जाता है कि ये भगवान शिव का निवास स्थान रहा है और जो सिटी है अपने आप में ही हिंदू इसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। ओवरऑल जो यहाँ पे हमने डेवलपमेंट देखा, पुराने समय की बात करें चाहे आज की बात करें, जो पूरा अर्बन स्पेस है वो टेम्पल सेंटर्ड है। तो काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं वो इस सिटी के लैंडस्केप को डिस्क्राइब करते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर के तौर पर है और आपके काफ़ी सारे अलग अलग जो तीर्थ स्थल हैं और उनके आसपास मार्ग हैं वो सब सेक्रेड साइट्स के रूप में ही डिस्क्राइब किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो इसकी ज्योग्राफी है जिसमें आप गंगा रिवर के बारे में डिस्क्राइब करोगे एंड देन आप यहाँ के टेम्पल्स के बारे में डिस्क्राइब करोगे। फिर आप इसके घाट के बारे में बताओगे कि जो बनारस के घाट हैं वो धार्मिक जीवन का केंद्र है। यहाँ की रिलीजियस लाइफ के लिए वहाँ पे रिचुअल बाथिंग होती है, प्रेयर्स होती हैं, क्रीमेशन सेरेमनीज यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। तो जो घाट हैं एक ऐसे स्पेसेस की तरह हैं जो एवरीडे लाइफ को लिंक करते हैं दोस्तों स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है ना, तो घाट बनारस के धार्मिक जीवन का केंद्र है। यहाँ स्नान, पूजा अर्चना, अंतिम संस्कार ये सब होता है और ये सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को जोड़ते भी हैं। काफी सारे जो पिलग्रिम्स हैं वो बनारस हर साल आते हैं। ठीक है, और तीर्थ मार्ग, धार्मिक उत्सव ये सब जो है इसकी पवित्रता को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। तो ये एक पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में है। बनारस संस्कृत लर्निंग का एक सेंटर रहा है। यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे प्रीस्ट, स्कॉलर्स, डिवोटीज ये सब इस रीजन की जो सेक्रेड आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तीर्थ यात्राओं ने व्यापार, सेवाओं, शिल्प गतिविधियों को बढ़ावा दिया। मंदिरों, बाजारों और धार्मिक संस्थानों ने नगर के विकास को प्रोत्साहित किया। ये 6 पॉइंट्स आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे जहाँ पे आप बनारस को दिखाओगे एक क्लासिक एग्जाम्पल एक सैक्रेड सिटी स्पेस का, जहाँ पे अर्बन लाइफ, रिलीजियस बिलीव्स ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ के टेम्पल्स, घाट वगैरह जो हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये इसको इंडिया के वन ऑफ द होलीस्ट सिटीज बना देता है। ठीक है, तो इसे भारत के सबसे पवित्र नगरों में स्थान प्रदान करती है। फिर आपको बताना है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसने अर्बन सेंटर्स को कन्वर्ट कर दिया था एज अ साइट ऑफ स्पेक्टेकल, एग्जामिन विद एग्जाम्पल्स। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने शहरी केंद्रों को वैभव एवं शक्ति के प्रदर्शन स्थल में परिवर्तित कर दिया।
उदाहरण के साथ हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो साइट ऑफ स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है? साइट ऑफ स्पेक्टेकल से आशय है ऐसा शहरी स्थान जहां पे शासन अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व का प्रदर्शन करता है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिशों ने भारतीय नगरों को वास्तुकला, सार्वजनिक भवनों, समारोह तथा नगर नियोजन के माध्यम से साम्राज्यवादी शक्ति के प्रदर्शन स्थल में बदल दिया था। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो नगर नियोजन है वो इस तरीके से था शहरों में कि वो हमारे लिए एक साइट ऑफ स्पेक्टेकल बन जाते हैं। डिस्प्ले, वहां पे जो ब्रिटिश एम्पायर है वो अपना पावर, अथॉरिटी, प्रेस्टीज और कल्चरल सुपीरियोरिटी का डिस्प्ले करते हैं। कॉलोनियल रूल के समय ब्रिटिशर्स ने काफी सारी जो इंडियन सिटीज हैं उन्हें एक ऐसे स्पेसेस में कन्वर्ट कर दिया था जो इंपीरियल डोमिनेंस को दर्शाते थे। और इंपीरियल जो डोमिनेंस है वो हमें वहाँ की आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो वहाँ पे भवन कला, वास्तुकला है, पब्लिक बिल्डिंग्स, सार्वजनिक भवन, समारोह, अर्बन प्लानिंग, इन सब के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। सो हाउ डिड द ब्रिटिश कन्वर्ट सिटीज इनटू साइट्स ऑफ स्पेक्टेकल? जो भी आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन सिटीज को कैसे शक्ति प्रदर्शन के स्थल में बदला? तो इधर सबसे पहले आप यहाँ के मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर के बारे में बताओगे। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनका यहाँ पे निर्माण करवाया गया, कोर्ट का निर्माण कराया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण कराया गया था। तो विशाल सरकारी भवनों, न्यायालयों और प्रशासनिक परिसरों का निर्माण किया गया। यूरोपियन आर्किटेक्चर जो स्टाइल्स हैं वो इंपीरियल अथॉरिटी को सिंबलाइज करते हैं। इनका उद्देश्य भारतीयों पर ब्रिटिश शक्ति की छाप छोड़ना था। तो पहली चीज आप समझ रहे हो कि जो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं अपने अपनी जो उनकी वास्तुकला है उसका प्रदर्शन इन्होंने कैसे किया। तो अपनी वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए देखो इन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई बड़ी बड़ी, और यूरोपियन आर्किटेक्चर जो स्टाइल्स हैं उनका यूज किया। बिल्डिंग्स को ऐसे डिजाइन किया कि जो पॉपुलेशन है भारतीय हैं उनके ऊपर बिल्डिंग्स ने अपनी एक छाप छोड़ी। इन्होंने इंपीरियल कैपिटल्स का निर्माण करवाया। न्यू दिल्ली को 1911 के बाद एक इंपीरियल ग्रैंडोर के रूप में जाना जाता है। भव्यता का प्रतीक बनी न्यू दिल्ली। यहाँ पे बड़े बड़े एवेन्यूज, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, सेरिमोनियल स्पेसेस, ये सब ब्रिटिश पावर को रिफ्लेक्ट करते थे। और जो दरबार लगाए जाते थे, मिलिट्री की परेड्स होती थी, रॉयल सेलिब्रेशन के माध्यम से वो अपनी पावर को डिस्प्ले करते थे। ये आयोजन किए जाते थे जो कि ब्रिटिश क्राउन के तरफ लॉयलिटी को शोकेस करते हैं। ओवरऑल जो अर्बन प्लानिंग है वो सेग्रीगेटेड थी, पृथक थी। तो सिटीज जो हैं वो सिविल लाइंस, कैंटोनमेंट्स, नेटिव सेटलमेंट्स, इन सब में डिवाइडेड थे। यूरोपियन के जो क्वार्टर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा हमें स्पेशियस देखने के लिए मिलते हैं, हाइजीनिक देखने के लिए मिलते हैं। कुछ जो ब्रिटिश मोनार्क हैं उनके स्टैचूज वगैरह बनवाए गए प्रोमिनेंट प्लेसेस पे। तो मॉन्यूमेंट्स भी कॉलोनियल अथॉरिटी के रिमाइंडर की तरह थे। तो न्यू दिल्ली में जो उसका पूरा एक प्लान डेवलपमेंट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा करवाया गया, जहाँ पे हमें ग्रैंड एवेन्यूज, गवर्नमेंट की बिल्डिंग, सेरिमोनियल स्पेसेस देखने के लिए मिलते हैं। कोलकाता जो ब्रिटिश इंडिया कैपिटल 1911 तक था, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनवाई गई सच एज विक्टोरिया मेमोरियल, और जो कि यहाँ के साम्राज्य का जो पूरा वैभव है उसको प्रदर्शित करते थे। फिर आपका मुंबई, वहाँ पे गोथिक डिजाइन्स बनवाए गए, रेलवे स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज बनवाए गए। ओवरऑल जो ब्रिटिशर्स हैं उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। वहाँ इंडिया में हमें मॉडर्न अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, रोड, रेलवे, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। बट सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ये थे कि यहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग थी उसमें हमें रेशियल सेग्रीगेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो नगर नियोजन में नस्लीय जो विभाजन है वो स्पष्ट था। इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन थी वो मार्जिनलाइज थी। ठीक है, भारतीय आबादी हाशिए पर रखी गई। सिटीज एक कॉलोनियल डोमिनेशन का जो है सिंबल बन गए। समावेशी तो विकास नहीं हुआ बल्कि ये औपनिवेशिक प्रभुत्व के क्या बन गए, प्रतीक बन गए। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन अर्बन सेंटर्स को साइट्स ऑफ स्पेक्टेकल में क्या करा, ट्रांसफॉर्म कर दिया। इन्होंने इंपीरियल अथॉरिटी, प्रेस्टीज, कल्चर सुपीरियरिटी ये सब दर्शाया। ठीक है,
फिर आपको कालपी पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। कालपी एक इम्पॉर्टेंट मेडाइवल टाउन है जो यमुना रिवर के बैंक पे आपका सिचुएटेड है, और इसकी जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक थी बिकॉज नियर बाय था रिवर के, यहाँ पे ट्रेड रूट्स कनेक्टेड थे, और एक ये सिग्निफिकेंट कमर्शियल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, तो कालपी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्या था दोस्तों, एक कमर्शियल सेंटर यानी कि व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पे हमें इनलैंड ट्रेड देखने के लिए मिलता है। नॉर्थ इंडिया से, दक्कन से यहाँ पे गुड्स आते हैं, और ये अपने ट्रेड इन टेक्सटाइल्स और दूसरे मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं उनके लिए फेमस था। ठीक है, तो कालपी क्या है दोस्तों, एक व्यापारिक केंद्र है। इसकी जो लोकेशन है वो कैसी है, क्योंकि ये यमुना रिवर के पास है तो वैल्यूएबल था रूलर्स के लिए, मिलिट्री पावर्स के लिए, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो वेरियस डायनेस्टीज थी, दिल्ली सल्तनत, बाद में मुगल्स ने इस पे अपना कंट्रोल रखा। ओवरऑल ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेंटर के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे मार्केट्स, आर्टिसंस, मर्चेंट की कम्युनिटीज आप देखते हो, रोड, रिवरवेज, ट्रांसपोर्ट, ये सब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। सो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मेडाइवल अर्बन सेंटर जिसकी जो ग्रोथ हुई है वो उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ट्रेड और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के वजह से ही हो पाई है, और ये उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया के बीच में एक लिंक की तरह काम करता था, जिससे कि इसकी भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर आपका हुगली है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन है रिवर हुगली के बैंक पे इन द बंगाल, और हम देखते हैं कि आज के समय में भी ये इम्पॉर्टेंट है, और उस समय मध्यकाल में और प्रारंभिक आधुनिक काल में भी ये समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र बनता है और भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर बन जाता है। तो हुगली क्या था, एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। It was emerged as an important riverine port in Bengal. It facilitated the overseas trade through Bay of Bengal. यहाँ पे ट्रेड होता था टेक्सटाइल, सिल्क, शुगर, सॉल्ट पीटर, इन सब का। ठीक है, जो भी मतलब एशिया और यूरोप से मर्चेंट्स थे वो यहाँ पे आते थे कॉमर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक पुर्तगाली बस्ती के रूप में हुगली 16th सेंचुरी में बन जाता है एंड अर्लीस्ट यूरोपियन कमर्शियल सेंटर बनता है। हुगली में इंडियन, अरब, अर्मेनियन, यूरोपियन, हर तरह के जो मर्चेंट्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या था, ये आपका एक कॉस्मोपॉलिटन अर्बन सेंटर था। यहाँ एक विविधतापूर्ण और जीवंत शहरी समाज विकसित होता है। मुगल्स का यहाँ पे कंट्रोल था। सो द मुगल रूलर्स रिकॉग्नाइज्ड इट्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां। पोर्टुगीज का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे हट जाता है और मुगल अथॉरिटी यहाँ पे अपनी पावर जमा लेती है। ओवरऑल नगरीकरण में क्या महत्व था इसका, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड को ग्रो करने में इसने हेल्प किया। इसकी वजह से मार्केट, वेयर हाउसेज, सेटलमेंट्स डेवलप होते हैं और एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बन जाता है ये पोर्ट बेस्ड अर्बन सेंटर का। फाइनली एक छोटा सा कंक्लूजन सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आपने ऊपर जो भी पढ़ा वो आप एक बार रिकॉल कर सको। तो हुगली इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन। उसके पीछे के कारण हमने क्या क्या देखे, उसकी रिवराइन लोकेशन थी और फ्लरिशिंग ओवरसीज ट्रेड था। इसका क्रूशियल रोल रहा इंडिया को ग्लोबल कमर्शियल नेटवर्क से कनेक्ट करने में, और एक प्रोमिनेंट अर्बन सेंटर, ठीक है, क्या बनता है ये, एक बहुत ही प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में ये विकसित हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे 2 लेक्चर्स फॉर योर MHI 111 कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, तो इसको आपको ज़रूर देखना है। एंड देन हम लेकर आएंगे इसके लिए मैराथन क्लास, जो कि आएगी हमारे स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको वो क्लास देखनी है तो आप स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल पे जा सकते हो, और फाइनल मैराथन क्लास